शराब कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेक्स कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, मूवी कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, जब ले आओ तब तैयार है। लेकिन पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, योग के लिए मोटिवेशन चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, ध्यान के लिए मोटिवेशन चाहिए। अब हर सेंस पावरफुल है, मन से जुड़ी है, जबान पावरफुल है, आंख पावरफुल है, नाक। सेक्स इज ए एक्टिविटी जिसमें सारी सेंसेस कंबाइंड हो जाती है, इसलिए वो इमोशन बहुत पावरफुल हो जाता है। एक सेंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं कितने परेशान होते हैं बेचारे, क्रेविंग, कुछ तो रोने लगते हैं। मेरी मदर इन लॉ वो रोने लगती हैं कि भैया थोड़ा सा चावल खिला दो, मर जाएंगे भैया, इतनी क्रेविंग होती है। तो जब एक सेंस इतनी पावरफुल है तो जिस क्रिया में सारी सेंसेस मिल जाती हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो अधिकतर लोग बर्बाद उसी के चक्कर में होते। बर्बाद नहीं होते, वो बड़ा ये वो उससे भी अच्छा पॉइंट है, बर्बाद नहीं होते। एनीथिंग विच क्रिएट्स थॉटलेसनेस इन यू इज हैप्पीनेस। क्लियर माइंड, और कोई थॉट नहीं है, थॉट ही नहीं है। हाँ। जैसे दुबई फ्रेम गए हो या बिंदिया, अच्छा उन्होंने क्या किया, 100 मंजिल का एक फ्रेम बनाया, हाँ, उस 100 मंजिल पर उन्होंने एक शीशे का प्लेट रखा है ऐसे। नाउ व्हेन यू विल मूव ऑन 100th फ्लोर ऑन अ वाइट ग्लास, यू विल सी डाउन, तो मन तो तुरंत रुक जाएगा, तो मजा आएगा। यू गौर करो, जहां जहां तुम्हारे विचार रुकते हैं वहां वहां आपको मजा आता है। जैसे आप मूवी देख रहे हैं और आपके विचार गायब हो गए तो आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा कि अच्छा खत्म हो गई मूवी। दिस इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज बेसिकली थॉटलेसनेस। नाइस। तो जहां जहां थॉटलेसनेस पैदा होती है वहां वहां सुख पैदा होता है। हम अनजाने में उसको पकड़ लेते हैं जाके। अब सेक्स ने थॉटलेसनेस पैदा की। अब 20 साल के बाद जिंदगी में चैलेंजेस शुरू होते हैं। एनीवन हु इज विदाउट स्ट्रेस विल नेवर थिंक अबाउट सेक्स, विल नेवर थिंक अबाउट लिकर, नथिंग। जहां से स्ट्रेस शुरू होता है 11th क्लास। अब पापा ने कहना शुरू किया कि देखो भैया 4 साल बाद हमारा रिटायरमेंट है, 2 बहनों की शादी करनी है भैया, जल्दी से स्टेबल हो जाओ भैया, अब हम नहीं ढो पा रहे हैं। स्ट्रेस, पढ़ाई, पापा, परिवार, जिंदगी, उसी में बाहर दोस्तों ने कहा टेक वन, रिलैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और मार दिया उसने। निकोटीन ने ब्लड फ्लो को शांत कर दिया। तो अब जब भी वो परेशान होगा वो सिगरेट पिएगा। ये सारे नशे का खेल 11 से शुरू होता है, क्योंकि वहीं से चैलेंज शुरू होता है। तो हर वो चीज जो आपको खुशी देती है आप उससे बंध जाते हो अनजाने में, क्योंकि वो आपको थॉटलेस कर रही है। झूले थॉटलेस ही तो करते हैं। और भाई स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, क्योंकि स्पीड में जितनी स्पीड आप जाओगे थॉटलेसनेस होते चले जाओगे। तो सबसे पावरफुल इमोशन है सेक्स, क्योंकि वो तुरंत थॉटलेस करती है, तुरंत। बट बर्बाद करता है क्या, डिस्ट्रैक्ट करता है? हाँ, बर्बाद कैसे करता है? आपने उसे पकड़ लिया, आप उसको नहीं अनजाने में पकड़ रहे हो, आप सुख खोज रहे हो, आप शांत होना चाहते हो। कुछ लोग सुबह, एक आदमी ने एक शराब की दुकान मालिक को फोन किया, कहा भैया आपकी दुकान सुबह की कब खुलेगी? बोले भैया 9 बजे खुलेगी। फिर फोन किया उसने 1 घंटे बाद, 11 बजे रात में, 12 बजे फोन किया, कहा कब खुलेगी? कहा भैया 9 बजे खुलेगी। फिर उसने 1 बजे फोन किया, कहा भैया आपकी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा भैया बोल दिए 9 बजे खुलेगी, तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो यार? उसने कहा भैया मैं गलती से आपकी दुकान में बंद हो गया हूँ। वो शराब की दुकान का मालिक भागते हुए उसने दुकान खोला। जैसे उस दुकान खोल के अंदर गया, पीछे से एक आदमी भागते हुए आया, कहा भैया खोल दी हो तो एक बोतल दे दी। मतलब शराब एक ऐसी चीज है जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें उसका टेस्ट ही ऐसा नहीं कि उसे पिया जाए, उसका परिणाम ऐसा है कि उसे पिया जाए। भाई आप खीर खाते हो क्योंकि टेस्ट है, आप बिरयानी खाते हो क्योंकि टेस्ट है, चाय में भी थोड़ा बहुत टेस्ट है, चाय भी टेस्टी बनती है। पर शराब, उसका परिणाम प्यारा है, वो थॉटलेस करती है, और जितना ज्यादा थॉटलेस करती जाएगी, इसलिए हर पैक के बाद या 4 पैक के बाद आदमी बोलेगा कि तेरा भाई तेरे लिए कुछ भी करेगा, और 8वें पैक के बाद बोलेगा मैं बराक ओबामा, और 12 पे तो खैर स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो कुछ भी कर रहा है। तो ये चीजें क्या होती है, सुख के चक्कर में लोग उसे भागने लगते हैं उसके पीछे, वो पीछे भागना बर्बाद कर देता है। अब इस कंट्री की एक अलग खास बात है, इस कंट्री में जनरली 50 करोड़ लोग कायदे से रह सकते हैं, 1 बिलियन 50 करोड़,
हमारे पास जितना चैलेंज है उतना ब्रिटेन के आदमी के पास नहीं है। हमारे पास ज्यादा है। ट्रू। दवा नहीं है, खाना नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। अब वहां जब चैलेंज ज्यादा है तो शक्ति भी तो ज्यादा चाहिए। तो अब अगर ये कंट्री ध्यान नहीं करेगी, योग नहीं करेगी, तो फिर वो मारी जाएगी, फिर वो बहुत बुरा हश्र होगा उसका। कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। पिक्चरों में मजदूर को कि ड्राइवर का अफेयर किसी मालकिन के बेटे से होता है, बेटी से होता है। रियल लाइफ में कभी नहीं होता ही नहीं। लव जैसी कोई चीज होती ही नहीं इस ब्रह्मांड में। सिंपल पावर होती है। मतलब भगवान मतलब क्या? लोग कहते हैं भैया हम भगवान को तन मन धन सब अर्पित तुमको। देखे हो? नहीं भैया देखे तो नहीं है, लेकिन क्यों अर्पित तुमको? क्योंकि पावर है। ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, यही तो गॉड की डेफिनेशन है। मुसलमान से पूछो किसको प्यार करते हो? जी अल्लाह को करते, भले बेटे को मार रहा हो दिन भर। हिंदू से पूछो क्या कहोगे? भैया श्री राम जी, सिया राम बिना दुख कौन हरे। कल एक लड़का मुझसे बोला सर मैं बहुत दुखी हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। अरे सर ऐसे कैसे? मैंने कहा तेरा प्यार अभी तेरे पास है ना? हाँ है, दूसरे को दे दे। तेरा प्यार खत्म हो गया हो तो बात ही खत्म हो गई। वो चले गई, जाना है, वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी है। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है? हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। ये दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं, ये रोने की चीजें हैं, ये दिखाई पड़ती हैं चीजें। क्यों इतना परेशान होना, क्यों इतना टेंशन लेना? यहां लव जैसी कोई चीज नहीं। आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा। कभी किडनी पे गाना सुना है? लीवर पे, पैनक्रिया पे, सारे गाने दिल पे। किडनी फेल कर जाए रिप्लेस हो जाएगी, लीवर रिप्लेस हो जाएगा, पैनक्रिया ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ट फेल किया तो आदमी खत्म। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। सिंपल। तो प्यार उसी से होगा जो पावरफुल है। सिंपल। पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। कौन ज्यादा माइंड गेम्स खेलता है, लड़कियां कि लड़के? लड़कियां जब पहली बार किसी के अफेयर में पड़ती हैं तब वो माइंड गेम नहीं करती, बिल्कुल नहीं खेलती। तब वो वाकई में इमोशनली अटैच होती हैं लड़कों से। जब वो पहली बार धोखा खाती हैं, जैसे फिजिकल रिलेशन हो गए और फिर लड़के ने पैंतरा दिया, ऐसा है वैसा है फलाना धमाका, तब उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है कि यार बताओ यार ठीक है। जब वही घटना दोबारा रिपीट होती है, तिबारा रिपीट होती है, तब लड़कियां बहुत खतरनाक हो जाती हैं। तो जहां तक दिमाग का सवाल है, दोनों लगाते हैं, ना कोई ज्यादा लगाता है ना कोई कम लगाता है। अब सिर्फ उसमें डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि दोनों में से ज्यादा मक्कार कौन है, मैच्योर कौन है, कौन किसके साथ क्यों आया है। जैसे कोचिंगें जब शुरू होती हैं तो लोग लड़के एक दूसरे का बड़ा केयर करते हैं, लड़के लड़कियां, कि अरे खाना खा लिया, तुम्हारा टिफिन अच्छा आता है, यू गॉट एनसीईआरटी, नोट्स बनते, तो केयर फिर अफेयर में टर्न हो जाता है। लेकिन अफेयर शादी में टर्न होता है, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो लड़कियों का जो पहला स्टेप होता है वो तो इमोशनल होता है, पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि यार कोई इमोशन का कोई गेम नहीं है दुनिया में। भाई औरतें आधा सन्यासी होती हैं। सन्यासी कौन? जो अपना घर छोड़ दे, वो सन्यासी। और औरतें शादी के वक्त अपना घर छोड़ के आती हैं, दैट मीन्स दे आर हाफ सन्यासी।
अब वो हाफ सन्यासी जब आपके घर में आया और बाहर गोली चली और आप चारपाई के नीचे घुस गए, तो वो डिसअपॉइंट नहीं हुई कि अरे तू तो मेरे घर घोड़े पे बैठ गया था तलवार लगा के 100 लोग लेके, और तू इसके नीचे जा रहा है। और तुमको सबसे बड़ा दर्द होता है जब आप उनके ऊपर शक करते हो, आप उनका मोबाइल चेक करते हो। ये सब आदमियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पावर है वहां वुमन है। भाई पार्वती जी शंकर जी के साथ जा ही नहीं सकती। भाई सीता जी को पता था कि मेरा आदमी भगवान है, क्लियर थी इस बात पे वो, तब उन्होंने राम का त्याग नहीं किया। 14 साल उनके साथ जंगल में रही। आज तो नीले वाले ड्रम में बैठा दे रही। आपने किसी का घर छुड़वाया है तो किसी ताकत पे तो छुड़ाओगे, आपके पास वो ताकत ही नहीं है। वजह यह है कि हमारे देश में 3 तरह के लड़के होते हैं। एक चतुर्लिंगम की तरह। किसकी तरह? चतुर्लिंगम की तरह, जिन्होंने सिर्फ रटा है जिंदगी भर, जो चमत्कार का कर देते हैं, उनका क्रिएटिव माइंड है ही नहीं। फिर एक राजू की तरह के लड़के हैं, जिनको जिंदगी में सिर्फ बहन की शादी करवानी है, नौकरी पाना है, जीना है। एक फरहान टाइप का लड़का है, जिसको अपने पापा का सपना पूरा करना है और उसके पापा की आंतरिक कला चल रही है। रैंचो बहुत कम पैदा हो रहे हैं इस कंट्री में। क्यों? उस मॉडल की एजुकेशन ही नहीं। हम सोचना ही नहीं सिखाते अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को परसेंटेज लाना सिखाते हैं। और वो लग रहा है कि लड़के सॉफ्ट हो गए, कमजोर हो गए जनरेशन खा खा के। ये लोग इनको ज्वार की रोटी खानी चाहिए, बाजरे की रोटी खानी चाहिए, 1000 दंड बैठक मारना चाहिए, कम से कम 50 सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ताकत ही तो है। तो मेंटली जो धनुष तोड़ेगा सीता जी उसी के साथ जाएगी। चाइना का ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? टेक्नोलॉजी है। तो सोच में क्या है सर? उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। कुछ काम उन्होंने बहुत अच्छे किए, जिसका वेस्ट ने बड़ा विरोध किया। उनका सुपरस्टार है डॉक्टर सन यत-सेन, 1912। उस आदमी ने कहा कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहेगी, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो रीजन, कोई मेंशन नहीं करेगा। जैसे मेरा नाम अवध है तो ओनली अवध, नो ओझा। एंड ऑफ पर्सनल आइडेंटिटीज। तो 1912 से लेके 2012, 100 ईयर्स। अब वहां सब चाइनीज है। अब वहां कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। उनका दूसरा सुपरस्टार था माओ। फ्यूडलिज्म को एक झटके में खत्म कर डाला उसने 1949 से 54। फ्यूडलिज्म खत्म, ग्राउंड सेटल हो गया कैपिटलिज्म के लिए। 76 में माओ मरता है, डेंग ज़ियाओपिंग आता है। उसको लगता है कि बस अब भाई साहब ग्राउंड रेडी है, अब अमेरिका से हाथ मिलाना चाहिए। कितना सिस्टमैटिकली काम किया इन लोगों ने। डेमोक्रेसी, नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये 500 रुपए पे लेकर वोट कर देंगे। तो पहले उनको समझाओ डेमोक्रेसी क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम। क्योंकि डेमोक्रेसी ब्रिटेन में डेवलप हुई 400 ईयर में, तभी तो इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी है। 1215 से 1688, मैग्ना कार्टा से ग्लोरियस रेवोल्यूशन, 400 साल। दैट इज व्हाई दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ग्रेजुअल। हमारे यहाँ लोग जानते नहीं डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी जानते नहीं। जो बेचारे जानते हैं वो माइनॉरिटी में है। वो जो शहर का पढ़ा लिखा आदमी है, गांव में थोड़ा बहुत समझदार आदमी है, उसकी कोई सुनता ही नहीं। तो चाइना हमसे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे। हम किससे कंपेयर करते रहे? पाकिस्तान से। हमने गलत आदमी से कंपेयर ही करना शुरू कर दिया। हमने पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना लिया। कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय हिज फ्रेंड्स। मैं कहता हूं मैन इज नोन ऑल्सो बाय हिज एनिमीज। सबसे दुश्मनी नहीं करना है। हर भौंकते हुए कुत्ते को आप मारने लगोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो डू यू थिंक इंडिया 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी है? नहीं, ये दिक्कत हमारे साथ, एक से मिलिट्री वॉर है, एक से इकोनॉमिक वॉर है। हमारे साथ ये दिक्कत शुरू से थी। जब हम 1947 में हम पैदा हुए, इंडिया पैदा हुई, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सुकून था कि तिब्बत इंडिपेंडेंट था। और शिमला एग्रीमेंट जो 1914 का था, उसमें चाइना से हमने एग्रीमेंट किया था कि भैया तुम तिब्बत पे कब्जा नहीं करोगे, तिब्बत विल बी अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना।
तो हम ठीक थे, सुकून में थे कि चलो यार तिब्बत का प्लेटो का क्रॉस करते करते इनको टाइम लगेगा, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अभी वो ब्रह्मपुत्रा पे डैम बना रहे हैं। अब चाइना को काउंटर बैलेंस करना, क्योंकि चाइना हमसे बार्गेन करेगा, वो हमसे वॉर नहीं करेगा, वो हमसे बार्गेन करेगा। वो हमसे कहेगा काम करो यार, हमको अपना जो तुम्हारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ना वो हमको दे दो, क्योंकि हमने तो गुजरात का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान को दे दिया। चाइना के पास फॉरेन रिजर्व की भरमार है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो पैसा बढ़ेगा नहीं। अब वो हमारे पे प्रेशर बनाएगा हमारी मार्केट को कब्जा करने का, और जहां वो मिस करेगा वहां वो पाकिस्तान को इंस्टिगेट कर देगा कि भाई तेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, तू ले ले हमसे $500 मिलियन, जा एक काम कर, इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहा है मुंबई में, अटैक करवा दे। अब इंडिया अगर मुंबई में अटैक हो जाएगा तो जो बाहर के इन्वेस्टर वो आएंगे ही नहीं कि भैया तुम्हारी कंट्री में तो सिक्योरिटी ही नहीं है। भाई आज दुनिया के इन्वेस्टर चाइना में क्यों बैठे हुए हैं? सिक्योरिटी है। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। चाइना तुरंत भड़का देगा। जैसे इंडिया में इन्वेस्टर्स आएंगे वैसे चाइना पाकिस्तान को इन्वेस्ट कर देगी। $40 मिलियन करना क्या सरकार, दबा देगा, 2-4 बदला आगे करते। तो ये जो 2 फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, जो कि लगभग चल ही रहा है, मुझे तो जब इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हुआ तो मुझे लग गया कि हो गया भैया, पर पता नहीं कुछ, पर उसे होना है, इट्स डेस्टिन्ड। वर्ल्ड वॉर 3 आई डोंट थिंक होना है। अब इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइंड है, तो ये नहीं हुआ। नहीं, मैं बताऊं उसकी वजह क्या है। चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा। नहीं, लिमिटेड वॉर होगा। लिमिटेड वॉर तो हो ही रहा है। हाँ, तो लिमिटेड वॉर होगा, छोटे छोटे पॉकेट्स में तो हो ही रहा है। हाँ, तो जो वॉर होंगे इससे डिस्ट्रक्शन होगा, तभी रिकंस्ट्रक्शन होगा और इकोनॉमी लाइव होगी। तो वॉर तो होगा, हो सकता है एक छोटा सा वॉर 6-7 महीने का हमारा हो जाए पाकिस्तान के साथ, इट्स वेरी पॉसिबल, क्योंकि हम इंटरनल क्राइसिस में आए, पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्राइसिस है, तो दोनों का इंटरनल क्राइसिस अगर दूर करना है तो अपने पब्लिक को बाहर तो उलझाना पड़ेगा ही, तो वो वॉर हो सकता है, हम उस वॉर को खेल सकते हैं। और ऊपर लेवल पे कुछ भी सेटल हो सकता है। पब्लिक को कहाँ पता चलता है कि बड़े बड़े लोगों के बीच में क्या सेट हो गया। भाई अखंडानंद त्रिपाठी और सीएम के बीच क्या सेट हुआ, ये बाहर के लोगों को कहाँ पता होगा। तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है। अब ये डिसाइड होने का समय आ गया कि रियल वर्ल्ड पावर कौन है। जैसे 1914 में समय आ गया था कि जर्मनी या ब्रिटेन, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। 1940 में समय आ गया था कि जापान या यूएस, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब वो समय आ गया है कि चाइना या यूएस, जो जीतेगा, जो डोमिनेट करेगा, पाकिस्तान उसकी झोली में रहेगा। टेल मी, इंडिया का आज तक इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर कौन सा लगता है आपको? सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर, हालांकि मैं उसे ब्लंडर नहीं कहूंगा, जब तिब्बत पर कब्जा हुआ चाइना का, उस वक्त हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए था बहुत स्ट्रांग तरीके से। दैट वाज अ वेरी बिग ब्लंडर डन बाय नेहरू गवर्नमेंट। हम तो हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, लेकिन भाई मेरा मकान थोड़ी कब्जा करेगा। अगर चाइना तिब्बत में नहीं बैठता तो आज जो हमारे ऊपर प्रेशर है उतना नहीं होता। और हमारे पास एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट, हमने दलाई लामा को शेल्टर दे ही रखी थी। हम उसको स्ट्रांग प्रोटेस्ट करते, भयानक तरीके से प्रोटेस्ट करते कि साहब करना ही नहीं, मानना ही नहीं इस बात को। क्यों नहीं किया हमने? उसके पीछे कई सारी वजह थी। पहली वजह यह थी कि नेहरू जी को लगता था कि हम साथ में पैदा हुए हैं, तो इन्फेंट नेशन एंड अ नेशन इन क्राइसिस अवॉइड वॉर्स, ये नेहरू जी की कैलकुलेशन थी कि इन्फेंट नेशंस, जो नेशंस पैदा होते हैं, वो वॉर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि दोनों को अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रू। तो नेहरू जी को पता था कि भाई जैसे मैं अपने आय का 90% डेवलपमेंट में लगा रहा हूं, वैसे चाइना भी लगा रहा है, तो चाइना हम पे कभी हमला नहीं करेगा। पर 1962 में चाइना ने कर दिया, तो वो जो 90% डेवलपमेंट में जा रहा था उसका 60% आर्म्स एंड एम्युनिशन में जाने लगा। तो जिस पेस से हमारी ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि वेस्ट को पता था कि 1787 में अमेरिका पैदा हुआ और ये 1853 में जापान पे कब्जा कर लिया।
वेस्ट के पास एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा था कि अगर हमने इंडिया को डिस्टर्ब नहीं किया तो भाई साहब अगला अमेरिका एशिया में तैयार हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स।